दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आरओ जीएस मॉक टेस्ट 92, जिसमें कि 35 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्लास, हर टेस्ट में भले ही हम 35 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, लेकिन इन 35 प्रश्नों के साथ हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और यहाँ इन पॉइंट से आपकी प्रीवियस ईयर में प्रश्न बने हैं या फिर पूरी संभावना है कि आने वाले वर्षों में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो मैं बहुत से ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताते हुए चलती हूँ और आपको बोलती हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। तो चलिए क्लास, आज की सेशन को अब हम स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ की सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की गई है पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की गई है जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकती हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कोर्स है ये, तो एक बार इसको आप लोग जरूर इसका अध्ययन करिए। और अगर हम बात करें तो डिकोड एग्जाम आप लोगों की समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो एक बार आप लोग इसका भी अध्ययन जरूर करिए। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप इस पुस्तक को अमेज़न या फ्लिपकार्ट से घर बैठे ऑर्डर भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर इसको खरीद भी सकते हैं। चलिए, अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न जो है वो इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में दिया गया है। यहाँ पर मैं इसको एक ही माध्यम में पढ़ूंगी क्योंकि ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। तो जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो मेला एक तरफ दिया गया है, एक तरफ क्षेत्र दिया गया है। यूपी स्पेशल का प्रश्न है ये। बाल सुंदरी मेला की अगर हम बात करेंगे तो ये सहारनपुर में लगता है, एकदम सही है। नौचंदी मेला की बात करेंगे, ये मेरठ में लगता है, एकदम सही है। और ये तो नौचंदी मेला तो परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। गोविंद साहब मेला की बात करेंगे तो यहाँ सोनभद्र दिया है, जो कि गलत है। गोविंद साहब मेला जो है वो अंबेडकर नगर में लगता है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ध्रुपद मेला जो है वो बनारस में लगता है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है, बी है। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में लगता है। इसी तरीके से हम बनारस के मेले देखते हैं। बनारस में कौन कौन से मेले लगते हैं? रथ यात्रा मेला बनारस में लगता है। नकटिया मेला कई बार पेपर में पूछा है, ये दशहरा के समय में लगता है और बनारस में लगता है। क्लास, इसी तरीके से माघ मेला की बात पूछा जाता है कि माघ मेला कहाँ लगता है, तो माघ मेला प्रयागराज में लगता है। गोरक्षनाथ मेला कहाँ लगता है? गोरखपुर में लगता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। वैसे इसके पहले वाले टेस्ट में मैंने मेला आपसे डिस्कस पहले भी किया है, तो आपका आज रिवीजन हो गया होगा। चलिए दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। ये भी यूपी स्पेशल का ही प्रश्न है, लेकिन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और आरओ में प्रश्न बनता है। तो उत्तर प्रदेश की किस प्रमुख फसल को अन्य प्रदेशों में ताज ब्रांड के नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले आपको दिया गया है अमरूद, फिर आलू, गन्ना या फिर मेथेनॉल। तो यहाँ पे इसको मेथेनॉल कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका वो है आलू। आलू को ताज ब्रांड के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आलू में एक डिजीज होती है जिसको कि हम क्या कहते हैं, ब्लैक स्पॉट, काले काले धब्बे होते हैं उसमें, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि आरओ परीक्षा में डिजीज से रिलेटेड क्रॉप पे कौन कौन सी डिजीज होती है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है आरओ में। और इसके पहले वाले टेस्ट में मैंने डिस्कस भी किया है डिजीजेस के बारे में, तो आप उन टेस्ट को जरूर देखिए रिवीजन के लिए। चलिए थर्ड प्रश्न को अब हम देखते हैं। कनिंघम सर्कुलर का संबंध था। तो कनिंघम सर्कुलर जो है वो किससे रिलेटेड था? स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट से, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन से। चलिए हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलते हैं। जब हम स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट की बात करते हैं क्लास, तो आपको पता होगा ये कौन सा समय चल रहा है, 1905 का समय चल रहा, जब बंगाल का विभाजन होता है। और बंगाल का विभाजन कौन करता है? लॉर्ड कर्जन करता है, ठीक है। उस समय स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट आपका चल रहा होता है। असहयोग आंदोलन की बात अगर हम करेंगे तो ये 1920 का समय है, ठीक है। और 1919 में एक बहुत बड़ा कांड होता है जिसको कि हम जलियांवाला बाग कांड कहते हैं, ठीक है। और 1920 में आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है, जो कि आपका जाकर खत्म होता है 1922 में। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना घटी रहती है जिसको कि बोलते हैं चौरी चौरा कांड, ठीक है।
यहाँ पर याद रखिएगा। तो हम कह सकते हैं असहयोग आंदोलन आपका जलियांवाला बाग कांड के बाद स्टार्ट होता है और चौरी चौरा कांड जो कि 5 फरवरी 1922 को आपको होता है जिसमें कि एक पुलिस स्टेशन में पुलिस कर्मियों को जला दिया जाता है। उसके बाद हिंसा बढ़ती है और असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी वापस ले लेते हैं। तो ये याद रखिएगा। अब हम कनिंघम सर्कुलर की बात कर रहे हैं जो कि यहाँ के प्रश्न है, इसको भी डिस्कस करना जरूरी है। बहुत से स्टूडेंट कह रहे होंगे मैम आंसर दीजिए, तो याद रखिएगा जब हम कनिंघम सर्कुलर की बात करते हैं तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय आया था। ठीक है, थर्ड का सी आपका सही उत्तर है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम कनिंघम सर्कुलर जो था वो किस चीज से रिलेटेड था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में हर उसके लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो एक आपका सेक्टर था विद्यार्थी सेक्टर भी। ठीक है, तो विद्यार्थियों को सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने से रोकने के लिए कनिंघम सर्कुलर जारी किया गया था। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर आपका सी आपका सही उत्तर था। अच्छा क्लास, अगर मैं आपसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करूं तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के पहले आपका दांडी मार्च हुआ था, ये आप सभी को पता होगा। दांडी मार्च हुआ था और ये किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, याद रखिएगा। दांडी मार्च आपका 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था और कब तक चला था? 6 अप्रैल 1930 तक। तो अगर हम देखेंगे तो ये आपका कितने दिन का था? 24 दिन का ये मार्च था। जब दांडी मार्च हो रहा था तो लोग खादी के कपड़े, सफेद कलर के कपड़े पहन के महात्मा गांधी के पीछे पीछे चल रहे थे और महात्मा गांधी कई गांव से होते हुए इन्होंने ये पूरा मार्च किया था। 24 दिन का ये पूरा आपकी यात्रा थी, ये चीज याद रखिएगा। तो एक बार पेपर में प्रश्न बना था कि किस चीज को ऐसे बोला जाता है कि एक दूध की गंगा, जैसे दूध की नदी बह रही है, तो दांडी मार्च को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि लोग खादी के वस्त्र पहने थे, सफेद वस्त्र पहने थे और चलते जा रहे थे, तो ऐसा लगता है जैसे एक सफेद नदी बह रही है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। अच्छा, पेपर में एक बार एक और प्रश्न बना था, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आपका प्रश्न था कि दक्षिण भारत में दांडी मार्च को किसने लीड किया था? तो आप याद रखेंगे चक्रवर्ती राजा गोपालचारी ने। ये भी प्रश्न आपको याद रखना है क्लास। ठीक है, इतनी चीजें हमने डिस्कस कर ली। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, 4th प्रश्न। सफेद पत्थर से द्रविड़ शैली में निर्मित रंगनाथ जी मंदिर जिसका की निर्माण, अच्छा ये चीज क्लियर हो गई ना कि दांडी मार्च जिस दिन एंड होता है उस दिन महात्मा गांधी एक मुट्ठी नमक बनाते हैं तट पे जाके, क्योंकि उस समय सॉल्ट टैक्स लगता था। इसी को तोड़ने के लिए और एक मुट्ठी नमक बना के वो क्या कहते हैं, आज से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है। और इसी समय आपको पता है कि कौन सा आपका चल रहा रहता है, क्या चल रहा रहता है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये सब चीजें एकदम दिमाग में बना के रखा करिए, एक सीक्वेंस में, एक स्टोरी की तरह चीजों को। यहाँ पर देखते हैं हम 4थे प्रश्न को। सफेद पत्थर से द्रविड़ शैली में निर्मित रंगनाथ जी मंदिर जिसका की निर्माण राजा मान सिंह द्वारा करवाया गया था, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पे स्थित है? वृंदावन, बुलंदशहर, नैमिषारण्य या फिर कन्नौज? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए, वृंदावन में रंगनाथ जी टेम्पल आपका स्थित है। ये चीज याद रखिएगा। जिसका कि निर्माण किसने कराया था? राजा मान सिंह ने कराया था। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। वृंदावन और में स्थित आपके अन्य जो मंदिर हैं उनके नाम दिए गए, जैसे प्रेम मंदिर, याद रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप याद रखिएगा अष्ट सखी मंदिर, बिहारी राज मंदिर और शाहजी मंदिर। ये पेपर में पूछे गए हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए 5वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक अभिकथन है, एजर्शन और रीजन बेस्ड प्रश्न है, मैं पूरा नहीं पढ़ती। आपको दिया गया है कथन अभिकथन जिसको कि हम एजर्शन कह रहे हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व व मौलिक कर्तव्य विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। मतलब बोला गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल और जो फंडामेंटल आपके ड्यूटीज हैं दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द लॉ। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा क्लास, क्या लिखा है? बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और पेपर में झटके में इस प्रश्न को गलत कर देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है, लॉ लिखा है। ठीक है, लॉ। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, हिंदी में पढ़ लो, विधि द्वारा। तो एक चीज याद रखिएगा, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो दे कैन बी इन्फोर्स्ड। ठीक है, उनको इन्फोर्स किया जा सकता है विधि द्वारा। अगर लॉ बना दिया गया तो उनको इन्फोर्स किया जा सकता है। जैसे हम मैटरनिटी लॉ की बात करते हैं, मैटरनिटी लीव की बात करते हैं, मैटरनिटी लीव शब्द मुझे यूज करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब लीव की बात कर दी गई तो मैटरनिटी लीव औरतों को मिलती है, ये भी डीपीएसपी में बोला गया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, अगर कोई विधि बना दी गई, कोई लॉ बना दिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज या डीपीएसपी से रिलेटेड, तो दे कैन बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ।
लेकिन अगर यहीं पे कोर्ट दिया रहता है, ठीक है, तो फिर ये आपका सही स्टेटमेंट हो जाता है। दे कैन नॉट बी इम्पोज्ड बाय कोर्ट, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। कारण देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व व मौलिक कर्तव्य के उल्लंघन होने पर इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। ये आपका सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो स्टेटमेंट ए है वो आपका फॉल्स है, लेकिन स्टेटमेंट आर जो है वो आपका ट्रू है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा क्लास, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट ज्यादातर इसी में कंफ्यूज होते हैं। वो बस ये पढ़ते हुए आते हैं कि नहीं इनको दे कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल, दे कैन बी इन्फोर्सेबल। जब भी वो फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं और ये डीपीएसपी पढ़ते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ते हैं, तो हम बार बार उनको पढ़ाते हैं कि जब भी फंडामेंटल राइट्स की बात होती है तो इनको कोर्ट द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है, लेकिन जो डीपीएसपी है उनको कोर्ट द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर फंडामेंटल राइट्स का आपका उल्लंघन हो रहा है, वॉल्यूशन हो रहा है, तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मेरा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। कोर्ट कहेगा तो कोर्ट डिसीजन लेगा, लेकिन अगर डीपीएसपी की बात करके हम जाएंगे कोर्ट के पास तो कोर्ट कहेगा नहीं। लेकिन अगर यहीं पर एक लॉ बन गया है तो जो भी लॉ ब्रेक करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी, इस तरीके से समझिएगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा क्लास, थोड़ा टाइम लिया मैंने इस प्रश्न को समझाने के लिए। जिनको आता था उनको तो तुरंत समझ में आ गया होगा, लेकिन जिनको नहीं आता था ये प्रश्न, इसमें बहुत से स्टूडेंट गलत करते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि एक बार ये प्रश्न पेपर में पूछा था और कई स्टूडेंट कह रहे थे मैम इसका आंसर तो ये हो, तो फिर उनको समझाया गया अच्छे से बिठा कि आप लोगों ने बस एक शब्द को पकड़ा था, इन्फोर्सेबल, इन्फोर्सेबल, ठीक है। आपने ये नहीं देखा कोर्ट है और इधर लॉ लिखा हो। चलिए 6 प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्रावधान को संसद के विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति के बिना संशोधित नहीं किया जा सकता है? क्लास यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा ऐसा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है विच कैन नॉट बी अमेंडेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट। तो ये याद रखिएगा, जब भी फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, जब भी संघीय ढांचा में कोई परिवर्तन किया जाएगा तो यहाँ पर पार्लियामेंट द्वारा तो स्वीकृति होनी चाहिए, मतलब अप्रूवल होना चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी से, प्लस हाफ ऑफ द स्टेट, मतलब जो आपके जो राज्य है, ठीक है, आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति भी होनी चाहिए। कब? जब संघीय ढांचा की बात होगी, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस होंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं, मूल अधिकार नहीं। आप लोगों को सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि मैम मूल अधिकार में भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है, या मूल अधिकार में अगर परिवर्तन करना है तो स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट की रिक्वायरमेंट होती है, स्टेट की कंसेंट की जरूरत नहीं होती है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी नहीं होती है। अगर मूल अधिकार में नहीं होती है तो डीपीएसपी में भी नहीं होगी, ये कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है कि जब भी द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, हमारे संविधान में जो भी संशोधन की जो प्रक्रिया है, अगर उसी में हमें संशोधन करना है तब हमें क्या करवाना पड़ेगा, बहुमत से इसको पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ेगा और साथ ही साथ हाफ ऑफ द स्टेट का कंसेंट भी लेना पड़ेगा, अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। ये चीज याद रखिएगा, बस आपके दिमाग में होना चाहिए जब भी संघीय ढांचा के साथ कोई भी परिवर्तन किया जाएगा, जैसे कि अगर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से हो रहा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसमें कोई भी परिवर्तन करना है तो स्टेट के कंसेंट की जरूरत होगी, ठीक है। इसी तरीके से केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्ति, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, यहाँ पर देख लीजिए, जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन और स्टेट के पास, अगर उसमें कोई भी आपके चेंजेस करने तब, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर भी यहाँ पर होगा, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर भी लेजिस्लेटिव पावर भी, मतलब कार्यकारिणी, ठीक है, शक्तियों की बात करें, चाहे हम विधायी शक्तियों की बात करें, दोनों में अगर कोई परिवर्तन लाना है तो हाफ ऑफ द कंसेंट ऑफ द स्टेट की जरूरत है। 7वीं अनुसूची, ठीक है, 7वीं अनुसूची 7 शेड्यूल, जिसमें कि हमने क्या बोला है, हमने सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया है ना कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है, समवर्ती सूची में, राज्य सूची में और आपकी यूनियन सूची में, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, यूनियन लिस्ट में इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स हो जाती है और ये क्लास इंग्लिश की हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं एक शब्द इंग्लिश में बोल दी, दूसरा हिंदी में बोल, जैसे अभी मैंने बोला कि यूनियन सूची में, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व भी ये आपका है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो डी आपका सही उत्तर, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। 7 प्रश्न को हम देखते हैं। अच्छा, अमेंडमेंट की बात किस आर्टिकल में की गई है, किस अनुच्छेद में, आर्टिकल 368 में, ये भी याद रखिएगा। 7 प्रश्न को हम देखते हैं। राज्य के
महाधिवक्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की बात की गई है, या राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी हम अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं तो वो सेंटर का आपका हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, ठीक है। यहाँ पे एडवोकेट जनरल की बात की गई है और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट है, ठीक है, स्टेट में, ठीक है। तो ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है इन द स्टेट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड ही होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 7th का ए। क्लास यहाँ पर देख लीजिए, जब हम एडवोकेट जनरल की बात कर रहे हैं तो वो अनुच्छेद 165 में दिया है, ठीक है। अच्छा, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर हम अटॉर्नी जनरल की बात करेंगे तो वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है कहाँ पर, सेंटर पे। ये चीज आप याद रखिएगा। साथ ही साथ आप याद रखिएगा, पेपर में कई बार ये प्रश्न बनता है कि ऐसा कौन है जो कि आपके किसी भी हाउस का मेंबर ना होते हुए भी वो हाउस की सिटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब वो आपके सदन में जाकर बैठ सकता है। ये चीज समझने का प्रयास करिएगा। वो किसी भी संसद का, मतलब वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, किसी भी हाउस का आपका सदस्य नहीं है, लेकिन अगर वो चाहे तो संसद में जाकर बैठ सकता है, वो आपके अटॉर्नी जनरल होते हैं। ये चीज याद रखिएगा क्लास। अब हम 8th प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। एक तरफ आपको समितियां दी गई हैं, दूसरी तरफ आपको सुझाव दिए गए हैं। तो एक एक को हम देखते हुए चलते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि जितनी भी समितियां यहाँ दी गई हैं ये आपकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। ये चीज आपको दिख रही है। यहाँ पर देखिए, अगर हम अशोक मेहता कमेटी की बात करेंगे तो इन्होंने 2 टायर सिस्टम की बात की थी, ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी, जिनको कि बोला जाता है कि बार बार पेपर में प्रश्न बनता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का रिकमेंडेशन किसने दिया था, तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने। सबसे पहले कमेटी यही है 1952 में जो कि गठित हुई थी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इन्होंने 3 त्रिस्तरीय पद्धति की बात की थी, 3 टायर सिस्टम की बात की थी। अब यहाँ पर हम देखते एलएम सिंघवी की बात करते हैं। तो एलएम सिंघवी ने क्या कहा था, टू इम्प्रूव द रिप्रेजेंटेशन मेथड, प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार की बात की थी। और जीवीके राव ने स्थानीय शासन पद्धति की बात की थी, लोकल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम की बात की थी। एक और प्रश्न बनता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देने की बात किसने की थी, संवैधानिक दर्जा देने की बात किसने की थी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। तो ये इसकी रिकमेंडेशन एलएम सिंघवी ने की थी, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को हमारे संविधान में ऐड किया गया, तो आप क्या बताएंगे, बताइए। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। विलेज पंचायत की बात किस डायरेक्टिव प्रिंसिपल में की गई है, कमेंट बॉक्स में बताइए। किस आर्टिकल में की गई है, डीपीएसपी का पार्ट है, किस आर्टिकल में विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करने की बात की गई है। एक बहुत ही आसान प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। बताओ, मैं इतना आपको जो भी प्रश्न मेरे दिमाग में आता है मैं आपको बताती चलती हूँ, ठीक है। पूरी कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करा पाऊँ। आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर लिखने में आप लोग नहीं लिखते, कोई बात नहीं, पेपर में कर लेना बस, ठीक है। मैं इन्फोर्स नहीं कर सकती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप में से कई स्टूडेंट ने इसका आंसर मार्क भी कर लिया। कमेटी आपकी पहले आई थी, कौन सी कमेटी बाद में आई थी। 9 प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नॉट लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ईस्टर्न की बात की गई है, इधर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सेंट मैरी द्वीप, फिर उसका श्री हरिकोटा द्वीप, होप द्वीप, या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है ए, सेंट मैरी द्वीप। अगर हम सेंट मैरी द्वीप को देखें तो ये आपके कर्नाटक में है, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट में है। तो ए आपका सही उत्तर था। क्यों? क्योंकि सेंट मैरी द्वीप कर्नाटक में है और ये भारत के पश्चिमी तट पर है, वेस्टर्न कोस्ट पे है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे आलिया बेट द्वीप की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है। क्लास पेपर में प्रश्न बना है इसलिए बता रही हूँ, सुन लीजिए ध्यान से। आलिया बेट द्वीप की अगर हम बात करेंगे तो ये गुजरात में है, ठीक है। खादिया बेट द्वीप की हम बात करेंगे तो ये भी गुजरात में है। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, जहां पर भी बेट दिया है वो ज्यादातर आपके कहां पर है, गुजरात में है। ये एक ट्रिक है, ठीक है। एलिफेंटा की हम बात करेंगे तो आप सभी को पता है ये कहां पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। सालसेट द्वीप तो कई लोगों ने सुना होगा, मूवीज में तो सुना होगा, कहां पर है,
मुंबई में है, ठीक है। अच्छा, भारत के प्रमुख नदीय द्वीप अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला तो जो हर बार पूछता है माजुली द्वीप कहाँ पर है, तो ये याद रखिएगा माजुली द्वीप जो है वो आपका असम में है और ब्रह्मपुत्रा नदी पर है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। हनुवंतिया द्वीप की अगर हम बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश में है। भारत के एक कृत्रिम आर्टिफिशियल आइलैंड की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन सा है, वेलिंगटन झील है, ठीक है, याद रखिएगा। वेलिंगटन झील आपका कहां पर है, केरल में है, वेम्बनाड नदी पर, वेम्बनाड झील पर है, ये चीज याद रखिएगा। तो भारत के कृत्रिम द्वीप की अगर हम बात करेंगे तो वेलिंगटन याद रखिएगा जो कि केरल में है, वेम्बनाड झील पर। चलिए 10वें प्रश्न को हम देखते हैं। 10वां प्रश्न देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा कारण है, ठीक है, असर्शन है और रीजन बेस्ड प्रश्न है। यहाँ पर दिया है विषुवत रेखा के ऊपर क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिकतम होती है, विषुवत रेखा के ऊपर उच्च सूर्यताप प्राप्त होता है तथा तीव्र संवहनी धाराएं बहती हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो हाइट है, ठीक है, ट्रोपोस्फियर की वो मैक्सिमम होती है इक्वेटर पे, और अगर हम देखें इसका रीजन क्या है, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो आपका इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होती है। आपको पता है विषुवत रेखा की हम बात करें, हम इक्वेटोरियल रीजन की बात करें तो सबसे ज्यादा सनरेज इसी रीजन में आपकी मिलती है, ठीक है, सूर्य की किरणें यहीं पर सीधे आपकी फॉल करती है, एकदम सही है। तो इस रीजन में आपका हाइयर कन्वेंशनल करंट होगा, ठीक है, जो संवहनी धाराएं हैं वो ज्यादा होंगी, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका ए आपका सही उत्तर है। क्लास हमेशा अपने दिमाग में एक चीज बना के रखिएगा, जहां पर भी सनरेज ज्यादा हो फॉल करेगी वहां पर आपकी गर्मी ज्यादा होगी ना, और हमेशा जो गर्म हवा होती है ना वो हल्की होती है, वो ज्यादा ऊपर तक उठती है, ठीक है, और जो ठंडी हवा होती है वो नीचे बैठ जाती है। ये सब चीजें आपने पढ़ी होगी, आप लोगों को आता होगा, अगर नहीं आता है तो एक चीज याद रखिएगा, जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है और वो नीचे बैठती है, और जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है तो वो और ऊपर उठती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो कन्वेंशनल करंट का जो फ्लो होता है वो आपका ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सोलर रेडिएशन ज्यादा होता है आपके कहाँ पर, इक्वेटोरियल रीजन पे, विषुवत रेखा वाले रीजन की बात हम कर रहे हैं। तो 10th का ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 11वां हम देखते हैं, भारत का एकमात्र टिन का भंडार किस पठार में स्थित है? किस पठार में स्थित है देखते हैं, मेघालय के पठार में, बस्तर के पठार में, छोटा नागपुर के पठार में, या फिर तेलंगाना के पठार में। तो यहाँ पर आपका जो है वो आपका क्या उत्तर है, बस्तर के पठार में। 11वें का बी आपका सही उत्तर है। देखिए टिन का भंडार आप याद रखेंगे, ये किस रीजन में, ये दंडकारण्य ये पठार जो है, उस दंडकारण्य पठार प्लेटू जो है उस रीजन में आपको टिन मिलता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। अगर पूछेगा कि प्रमुख उत्पादक राज्य, ठीक है, प्रोड्यूसिंग स्टेट पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे, छत्तीसगढ़ लगाएंगे। अगर पूछेगा सबसे ज्यादा टिन कहाँ मिलता है तो आप चाइना लगाएंगे, अगर इसकी बात हो रही है, बताइए, अगर कंट्रीज की बात हो रही है। और एक चीज और आप याद रखेंगे, जब भी हम टिन की बात करते हैं तो टिन का एक प्रमुख अयस्क है जिसको कि हम कैसिटेराइट बोलते हैं। पेपर में ये प्रश्न पूछा था, उसमें कई ओर्स के नाम दिए गए थे और इधर आपके मेटल्स के नाम दिए गए थे, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इधर आपके ओर दिए गए थे, ठीक है, तो यहाँ पे से आयरन दिया गया था, सिल्वर दिया गया था, गोल्ड दिया गया था और टिन दिया गया था। तो टिन का जो अयस्क है, जो ओर है, वो कैसिटेराइट आप याद रखिएगा, पूछा गया था पेपर में, एक जगह नोट कर लीजिएगा। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अगर नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया का जो जोस प्लेटू है, ठीक है, वो भी आपके टिन के लिए फेमस है। तो सारे ही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। 12वें प्रश्न को हम देखते हैं। 12वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश दिए गए हैं, दूसरी तरफ राजधानी दी गई है। ऐसा भी प्रश्न पेपर में पूछता है, तो हम देख लेते हैं। साइप्रस की बात करेंगे तो निकोसिया सही है, जाम्बिया की बात करेंगे तो लुसाका सही है, ठीक है, सियरा लियोन की बात करेंगे तो यहाँ पे फ्री टाउन, ठीक है, फ्री टाउन इसको बोलते हैं। ब्राजील की बात करेंगे तो यहाँ पे रियो दी जेनेरियो दिया गया है, तो ये आपका गलत है। अच्छा, रियो दी जेनेरियो स्टूडेंट्स जब देखेंगे ना तो इन्वॉल्वमेंट वाले तो सोचेंगे अरे ब्राजील में रियो दी जेनेरियो तो है ही है, क्यों है? क्योंकि मैम ने बताया था कि अर्थ समिट हुआ था 1992 में वहां पर, ठीक है, फर्स्ट अर्थ समिट 1992 में यहीं पर हुआ था। लेकिन यहाँ पर राजधानी पूछी गई है क्लास, तो इस वजह से आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, डी होगा, क्योंकि ब्राजील की जो राजधानी है वो आपका रियो दी जेनेरियो नहीं है, ये ब्राजीलिया है, याद रखिएगा, ठीक है। ब्राजील में ऐसे आपका लिखा रहता है और ब्राजीलिया में एस लिखा रहता है, ऐसे ब्राजीलिया, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए, इतनी चीज क्लियर हो गई है।
13 प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है? तो किसमें जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा होती है, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी? तो क्ले दिया है, सिल्ट दिया है, बालू दिया है, स्टोन दिया। अब बताओ, स्टोन में पानी डालोगे, क्या वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा? नहीं। ठीक है, अब सैंड ले लो, सैंड, ठीक है, बालू ले लो, उसमें पानी डालो तो उसमें भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उतनी नहीं होती है। सबसे ज्यादा जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो क्ले की होती है, मृतिका की होती है। 13 का ए आपका सही उत्तर है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए, अच्छा, सॉइल के टेक्सचर की बात करें तो क्ले, सिल्ट, फाइन सैंड, कोर्स सैंड, फाइन ग्रेवल, इतना नहीं परेशान होना है, बस आपको ये याद रखना है जब भी हम क्ले की बात करेंगे इसमें जो इसका सॉइल टेक्सचर होता है, ठीक है, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, तभी तो क्ले से आप देखते हो कितनी चीजें बनाते हैं। तो यहाँ पर देख लो, मृतिका, गाद, बालू, कंकर। 14 प्रश्न को अब हम देखते हैं। 14 प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहहार है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा सोर्स, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो क्लास ये इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की भी क्लास में मैंने आपको बताया है, अगर हम लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो ये क्या होगा? सन होगा। ठीक है, सूर्य की किरणें होंगी। तो यहाँ पर आपका क्या क्या दिया गया? सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा मतलब टाइडल एनर्जी की बात की गई है, एटॉमिक एनर्जी की बात की गई है और भू ऊष्मीय ऊर्जा की बात की गई है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? सौर ऊर्जा होगा। 14 का ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 15 प्रश्न। गांधी जी द्वारा गाया हुआ प्रिय एवं प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, ठीक है, की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ये इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? स्वयं गांधी जी द्वारा नहीं, ये गलत है आपका। यहाँ पर नरसिंह मेहता द्वारा दी गई है 15वीं शताब्दी में। फिर गुजराती कवि आखो द्वारा की गई है या फिर गुजराती कवि प्रेमानंद द्वारा की गई है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 15 का बी, नरसिंह मेहता द्वारा 15वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई थी, वैष्णव जन तो तेने कहिए। ठीक है, 15 का बी आपका सही उत्तर है। 16 प्रश्न को अब हम देखते हैं। इधर आपका संगठन के नाम दिए गए, इधर मुख्यालय के नाम दिए गए, हेडक्वार्टर्स के। तो यूनेप की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है, सही है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान की अगर हम बात करेंगे, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है कोलंबो में है, एकदम सही है। ठीक है, वेटलैंड इंटरनेशनल की बात करेंगे तो इसका जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड में है, ये भी सही है। लेकिन जो ट्रैफिक है उसका मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड में नहीं है, तो यहाँ पर बी आपका करेक्टली मैच नहीं है। जब हम बात करेंगे टैरिफ की तो इसका जो मुख्यालय है वो कैम्ब्रिज में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे 17 प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए, बड़ा प्रश्न है तो आराम से पढ़ते हुए चलते हैं। पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है, सर सीवी रमन को वर्ष 1930 में 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट इन 1930 किसको मिला था? सीवी रमन को मिला था। दूसरा आपको दिया गया, वह विज्ञान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे, ये भी आपका सही है। पहले इंडियन साइंटिस्ट थे जिनको की नोबेल पुरस्कार मिला था इन द फील्ड ऑफ साइंस। तीसरा आपको दिया गया है, सीवी रमन के जन्म दिवस के मतलब बर्थडे के अवसर पर प्रत्येक वर्ष भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लास ये आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस दिन इनका जन्म नहीं हुआ था, इस दिन इन्होंने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? वो आपका होगा 1 और 2। तो 17 का ए आपका सही उत्तर है। देख लीजिए, रमन प्रभाव के महत्व को देखते हुए रमन प्रभाव के खोज की तिथि 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ना कि इनके बर्थ डेट को। चलिए, 18वें प्रश्न को हम देखते हैं। भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन कहलाता है। इस तरीके के भी प्रश्न पेपर में बनते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। इसको हम पेडोलॉजी कहते हैं या फिर पाइकोलॉजी कहते हैं या फिर टेरिटोलॉजी कहते हैं या फिर फिलोलॉजी कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एंड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज फिलोलॉजी। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है क्लास। ऐसे प्रश्न पेपर में बनते हैं तो इसको ये मत सोचिएगा कि नहीं बनेंगे। ठीक है, पीडोलॉजी की अगर हम बात करें तो मृदा का अध्ययन, ठीक है, सॉइल के अध्ययन को पीडोलॉजी कहते हैं। फिर ऐसे ही हम पाइकोलॉजी की बात करें तो स्टडी ऑफ एल्गी, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पाइकोलॉजी कहते हैं। और टेरिटोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे
शारीरिक बॉडी के डेवलपमेंट के अध्ययन की बात की जाती है, या फिर उसमें जो असमानताएं होती हैं, ठीक है, उसकी बात की जाती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, टेरेटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 19वां प्रश्न। शैंपेन में कच्चे माल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? शीरा का, अंगूर का, जौ का, या फिर सेब का, एप्पल का? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है अंगूर के रस से शैंपेन बनता है, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 20वां प्रश्न। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा का सही अनुक्रम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात की गई है और इनके एनर्जी के बेसिस में इनके सही क्रम आपको बताना है। क्लास ये भी प्रश्न पेपर में कई बार पूछा है, ठीक है, और स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। आप याद रखिएगा, जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे और एनर्जी सीक्वेंस की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा गामा में होता है, ठीक है, फिर उसके बाद एक्सरेज में होता है, फिर इंफ्रारेड में होता है, फिर रेडियो में होता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए याद रखिएगा, क्लास पेपर में प्रश्न बना है। तो यहाँ देख लीजिए, गामा होता है, गामा के बाद एक्स रेज होता है, फिर यूवी रेज, फिर विजिबल लाइट, ठीक है, फिर आपका अवतरत हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया, फिर रेडियो वेव्स हो गया। 21वां प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या दिया गया। पहला है आपका 1921 वर्ष को भारत के जनांकीय इतिहास में महान विभाजक वर्ष के रूप से जाना जाता है। ये पेपर में पूछा गया प्रश्न था कि ग्रेट डिवाइडिंग ईयर को, किस ईयर को हम ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहते हैं, ठीक है, किस सेंसस ईयर को, ये पूछा गया प्रश्न और डिफरेंट आपको दिया गया था। तो आप याद रखेंगे 1921 को, ठीक है। दूसरा आपका दिया गया, भारत में जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कराई गई थी, ठीक है। तीसरा आपको दिया गया 1971 से अब तक भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में लगातार कमी दर्ज की गई है। तो ये भी सही है। यहाँ पर आपका 1, 2, 3 सब सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 21वें का डी आपका सही उत्तर है। अब क्लास आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम 1921 को हम ग्रेट डिवाइडिंग ईयर क्यों कहते हैं, महान विभाजक वर्ष क्यों कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब हम लोग 1911 से 1921 के दशक को देखते हैं ना, तो इसमें जो जनसंख्या की वृद्धि नहीं हुई थी, इसमें ह्रास हुआ था, डिक्लाइन हुआ था। कितने से? 0.31% से। किन रीजंस के कारण? अकाल के कारण, महामारी के प्रकोप के कारण जो मृत्यु दर थी वो आपकी बढ़ गई थी, मतलब पॉपुलेशन में डिक्लाइन हुआ था। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। अच्छा, 1971 के बाद से आपका जो दशकीय वृद्धि दर है उसमें वृद्धि हुई है। यहाँ पर ये नहीं, ये देखिए जो थर्ड स्टेटमेंट है, 1971 से अभी तक जो डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ है, इट हैज बीन कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, कमी दर्ज की गई है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कमी दर्ज की गई है, ठीक है। कैसे कमी दर्ज की गई है इसको देख लीजिए। यहाँ पर दशकीय वृद्धि दर की बात हम कर रहे हैं। कमी देखिए 24.80, फिर उसके बाद 24.66। ये क्या हो रहा है, ये घट रहा है समय के साथ आपका। और अगर हम अभी 2011 वाले की बात करें तो 17.70 है डिकेडल ग्रोथ। दशकीय वृद्धि मतलब डिकेडल ग्रोथ। इतनी चीजें क्लियर हो रही होगी। तो दशकीय वृद्धि में कमी दर्ज की जा रही है, याद रखिएगा। 22वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। 22वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, नहीं है। देखते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज मैसूर में है, एकदम सही है, ठीक है। इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची में है, सही है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर में है, सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च शिमला में, ये आपका गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नॉट करेक्टली मैच में क्या होगा, डी होगा, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका बेंगलुरु में, कर्नाटक में है। याद रखिएगा क्लास, पेपर में प्रश्न बनता है। एक बार पेपर में ऐसे प्रश्न बना था, मैं आपको बताऊं। यहाँ पर IIPR दिया था, फिर ILRI दिया था, फिर IIVR दिया था, इस तरीके से दिया था। और यहाँ पर आपको ये कहाँ पर लोकेटेड है, इनका लोकेशन क्या है, ये पूछा था। तो देखिए आप याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं IIPR की, मतलब यहाँ पे हम पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं। ये कहाँ पर है, कानपुर में है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ILRI की अगर हम बात करेंगे, मतलब ये आपका क्या, लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, ये रांची में है, यहाँ पे लिखा झारखंड में। और IIVR की बात करेंगे तो ये वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको कई बार बताया है कि वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ठीक है।
तो आप मुझे इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, रिवीजन करिए। चलिए 23rd प्रश्न को देखते हैं। ओलेरी कल्चर निम्न में से संबंधित है। आप जब उत्तर देते हैं ना तो मुझे ये पता चलता है कि आप लोग पूरी क्लासेस देख रहे हैं, ठीक है। आप में से किसी बच्चे ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम ए बी सी डी चारों ऑप्शंस पढ़ा करिए, ठीक है। मैं आप देखिए क्लास मेरा काम होता है पढ़ाना, अगर आपको लगता है कि इसमें ये मैम ये काम कर दिया करिए तो वो मैं करूँगी, ठीक है। अगर वो एक्सेप्टेबल होगा, मतलब वो आप लोगों के लिए हितकारी होगा, ठीक है, तो उसको जरूर अपनाया जाएगा उस चीज को। मेरे दिमाग में बस ये रहता है कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी कवर कर लूं, इसलिए मैं आप लोग से ज्यादा बात भी करना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आपका समय सेव हो और हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करें। लेकिन आप में से किसी ने बोला कि मैम चारों ऑप्शन पढ़िए, तो वो मैं पढ़ूंगी, क्योंकि मैंने इस चीज को सोचा तो मुझे लगा हाँ हो सकता है कि मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, डायरेक्ट आंसर बताती हूँ, तो आप लोगों को उतना टाइम ही ना मिल पाता हो कि आप अपना आंसर बता पाए, ठीक है। तो अब मैं चारों ऑप्शन एक बार पढ़ूंगी जरूर, भले इंग्लिश और हिंदी दोनों में नहीं पढ़ूंगी, लेकिन पढ़ूंगी जरूर। जहां पे इंग्लिश में पढ़ने की आवश्यकता होगी वहां पर इंग्लिश में भी उसको पढ़ूंगी। ये चीज हम एनवायरमेंट क्लास में भी करेंगे और इस क्लास में भी करेंगे। और एनवायरमेंट में जो एक दो डाउट्स हैं आपके, वो हम लोग आने वाले एनवायरमेंट क्लास में कवर कर लेंगे, उसकी भी चिंता आप लोग बिल्कुल नहीं करें, बस आप लोग पढ़ाई करें। किसी भी टॉपिक में आपको डिफिकल्टी होती है, ठीक है, कोई भी टॉपिक जीएस का, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैम प्लीज इस टॉपिक को क्वेश्चन के माध्यम से कवर कर दीजिए, तो मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड 4-5 प्रश्न ले आऊंगी और आपके उस टॉपिक को रिवाइज करा दूंगी। ये भी चीज हम कर सकते हैं, लेकिन आपको एकदम निश्चिंत होकर, मुझे बेझिझक होकर आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपको किस टॉपिक में डाउट हो रहा है। चलिए, ओलेरी कल्चर की अगर हम बात करें तो ओलेरी कल्चर जो है वो किस चीज से रिलेटेड है? वनों के संरक्षण से, सब्जियों के व्यापारिक खेती से, समुद्री जीवों के उत्पादन से, या फिर मलबेरी प्रोडक्शन से। तो ओलेरी कल्चर जो है ये आपके कॉमर्शियल सब्जियों के व्यापारिक खेती से रिलेटेड है, कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल से। तो 23rd का बी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा, ठीक है। सिल्वी कल्चर की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके वनों के संरक्षण से रिलेटेड है। मैरी कल्चर की बात करेंगे तो समुद्री जीवों के उत्पादन से रिलेटेड है। और मोरी कल्चर की हम बात करेंगे तो ये आपका शहतूत उत्पादन से रिलेटेड है। ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। फिशी कल्चर किस चीज से रिलेटेड है, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए 24th प्रश्न को देखते हैं। माइक पहल का संबंध किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ कल्चर, नाइट्रोजन साइकिल ऑफ अर्थ, हाथियों के संरक्षण से, या फिर इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम से। तो जब हम माइक की बात करते हैं तो ये आपका रिलेटेड है हाथियों के संरक्षण से, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट, 24th का सी आपका सही उत्तर है। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका कब आया था? 1992 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में आया था। ये सब पेपर में पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ पर अगर हम माइक का फुल फॉर्म देखें तो माइक का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉनिटरिंग ऑफ इनलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। यहाँ पे जो ई है माइक का वो एलिफेंट के लिए है, तो इनलीगल किलिंग ऑफ जो एलिफेंट हो रही थी उसको रोकने के लिए, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 25वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा है, एलुवियल सॉइल है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ये आपका सही है। दूसरा हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश में नदी के किनारे जल प्लवावित मिट्टी को ढ या ढू का नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्या बोला गया? वाटर लॉक सॉइल जो है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? ढू के नाम से जाना जाता है। फिर तीसरा आपको दिया गया, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को उपहार मृदा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये चीज मैंने आपसे डिस्कस की थी कि एलुवियल सॉइल को जब हम कैटेगराइज करते हैं तो ओल्ड एलुवियल सॉइल, न्यू एलुवियल सॉइल, जो नदियों के एकदम जो बगल में होती है उसको हम न्यू एलुवियल से, अगर आपकी जो आपको पता है एलुवियल सॉइल जो है ये नदियों के साथ जो आपकी मिट्टी आती है, इधर जो एकदम पास में होती है ये आपकी न्यू एलुवियल सॉइल होती है और इधर ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है। ये हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बांगर, खादर, ठीक है, ये सब चीजें होती है एलुवियल सॉइल में। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर डी है। 1, 2, 3 आपका एकदम सही उत्तर है। देखिए क्लास, उत्तर प्रदेश में नदी के किनारे जो आपका जो वाटर इकट्ठा होता है, ठीक है, जल प्लवावित मिट्टी को धू या ढू के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में जो बांगर मिट्टी को उपहार मिट्टी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग की मिट्टी को फॉस्फेट खनिज की कमी होती है, ये चीज याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की जौनपुर, आजमगढ़ तथा मऊ जिलों की मिट्टी में पोटास की कमी होती है। तो ये तो नहीं पूछा गया है पेपर में, लेकिन ये पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है, एलुवियल सॉइल से, जलोढ़ मृदा से। चलिए
26वें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं की बात की गई है, शासक दिया गया, उपाधि दी गई है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाख बख्श की उपाधि ली थी, एकदम सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने अलेक्जेंडर सेकंड सिकंदर II की उपाधि ली थी, सही है। औरंगजेब ने शाही दरवेश की उपाधि ली थी, ये भी सही है। लेकिन रफिया उल दौला की अगर हम बात करें तो इन्होंने मिर्जा की उपाधि नहीं ली थी। इन्होंने कौन सी उपाधि ली थी? इन्होंने शाहजहां द्वितीय की उपाधि ली थी, याद रखिएगा। 27वें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम अर्धसैनिक बल है? तो यहाँ पे सीआरपीएफ दिया गया है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसको कि हम कहते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। आपने सीआरपीएफ की सुना होगा। सशस्त्र सीमा बल की अगर हम बात करें, फिर आपको दिया केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और असम राइफल। तो यहाँ पर आपका इंडियाज ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स की बात की गई है क्लास। तो इंडिया का ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो आपका असम राइफल है, ठीक है। डी आपका सही उत्तर है। असम राइफल की अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1835 में हुई। 28वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर से देखिए, नॉट करेक्टली मैच्ड बोला है। तो पिंडारियों का दमन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हास्टिंग के द्वारा, सही है। इनाम कमीशन की स्थापना की बात अगर हम करें तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय में आया था, ये भी सही है। मैकडॉनल्ड अकाल आयोग के गठन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन के समय पे, ये भी सही है। लेकिन जब हम बात करेंगे यूरोप के साथ प्रमुख समुद्री संचार व्यवस्था की, तो ये लॉर्ड मेयो के समय में नहीं आया है, ये लॉर्ड एलिंगन के समय में आया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपका गलत कौन सा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वो है यूरोप के साथ प्रथम समुद्री संचार व्यवस्था, जो कि लॉर्ड एलिंगन प्रथम के समय में आया था। 29 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित संस्थाओं की उनकी स्थापना के सही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो चलिए इसको हम देखते हुए चलते हैं। आर्य समाज की अगर हम बात करें क्लास, यहाँ पे लिखते हुए चलते हैं। अगर हम आर्य समाज की बात करें तो 1875, ठीक है। प्रार्थना समाज की अगर हम बात करेंगे तो 1867, ठीक है। शारदा सदन की अगर हम बात करेंगे तो 1889, और अगर हम बात करेंगे रामकृष्ण मिशन की तो 1897। तो अब इसको आप अरेंज करिए। तो सबसे पहले आपको देखिएगा प्रार्थना, ठीक है, तो 4 हो गया। 4 के बाद क्या हो गया? 1 हो गया, आर्य समाज हो गया। इसके बाद आपका क्या हो गया? इसके बाद आपका श्रद्धा सदन हो गया, और फिर 4, 1, 2, 3। तो सी आपका सही उत्तर है। अब देखिए क्लास, जब हम आर्य समाज की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? हम दयानंद सरस्वती की बात करते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करते हैं। पता है, मैंने आपको बताया था मार्टिन लूथर ऑफ मॉडर्न इंडिया किससे कहते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती को कहते हैं। विडो रीमैरिज के लिए इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। इन्होंने अपने पुत्र का विवाह एक विधवा से कराया था, ठीक है। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इसी तरीके से प्रार्थना समाज की जब हम बात करते हैं तो 1867 में इसकी स्थापना हुई थी आत्माराम पंडुरंग द्वारा, याद रखिएगा। और अगर हम रामकृष्ण मिशन की बात करेंगे तो आप सभी को पता है विवेकानंद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलिए 30 प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उन्हें उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे अरेंज करना है। सैडलर कमेटी दिया है, सर्जन कमेटी दिया है, हार्टोंग कमेटी दिया है, और मूल शिक्षा की वर्धा योजना दिया है। क्लास मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी इसके पहले में कि एक वुड है वो हंटर है, ठीक है। उसकी मदर रेले है जो कि सैड है। क्यों सैड है? क्योंकि उसका जो बेटा है वो हंटर है, इसलिए वो सैड है। तो वो बोलती है इट हर्ट सर्जन, ठीक है। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें जरूर देखिए। वुड जो है वो हंटर है, रेले सैड है, इट हर्ट सर्जन वो कहती है, ठीक है। तो ये पूरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है आपके एजुकेशन कमिटीज की अगर हम बात करें। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो सर्जन कमिटी इधर दिया है, फिर उसके बाद, ठीक है, सर्जन कमिटी लास्ट में दिया है, उसके पहले सैडलर कमिटी दिया। देखिए सैडलर कमिटी है, फिर उसके बाद हार्टोंग कमिटी है, फिर सर्जन कमिटी है। तो उस बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो 1, 3, 4, 2 आपका सही उत्तर है। 30 का सी आपका सही उत्तर है, देख लीजिए। चलिए 31 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित युद्धों का उनके कालक्रम अनुसार में उसको व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे वेदरा का युद्ध दिया है, ठीक है, चिलियावाला का युद्ध दिया है, फिर बांडी वॉश का युद्ध दिया है, और जजाऊ का युद्ध दिया है। ये प्रश्न मैंने इसके पहले वाले टेस्ट सीरीज में डिस्कस भी किया है, तो आप लोगों को इसका उत्तर पता होगा। 31 का आपका सही उत्तर क्या है? सी आपका सही उत्तर है, ठीक है।
सी आपका सही उत्तर है। जब हम जजाऊ युद्ध की बात करेंगे तो 1707 में ये युद्ध हुआ है, और ये युद्ध कब होता है? औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ठीक है। बेदरा युद्ध की बात करेंगे, जिसको कि हम चिनसुरा युद्ध भी कहते हैं, ये 1759 में हुआ है। वांडी वॉश युद्ध की बात करेंगे तो 1760 में हुआ है, और मैंने आपको बताया था वांडी वास ने क्या किया, पूरी तरीके से वॉश कर दिया। किसको वॉश कर दिया था? फ्रांसीसी की सेना को। ये युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? अंग्रेजों के बीच में और फ्रांसीसियों के बीच में, ठीक है। और इसी युद्ध के बाद पूरी तरीके से वॉश हो गया फ्रांसीसी सेना, याद रखिएगा, ठीक है। चिलियावाला युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो ये एक आंग्ला सिख युद्ध था, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। और अभी जो चिलियावाला जो ये आपकी जगह है, ये पंजाब आधुनिक पाकिस्तान का हिस्सा है। चलिए 32वें प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पे उद्योग दिया है और जिले का नाम दिया है। कांच का सामान फिरोजाबाद, ठीक है। काली मिट्टी का बर्तन आजमगढ़, सही है। संगमरमर उद्योग आगरा दिया है। मेथान तेल की बात करें तो यहाँ पे पीलीभीत दिया है, तो इसका जो सही उद्योग आगरा आपका सही है। मेथान तेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पीलीभीत नहीं होगा, यहाँ पर आपका बाराबंकी होगा, तो यहाँ पर नॉट करेक्टली मैच डी होगा। देख लीजिए, मेथान तेल की अगर हम बात करें तो बाराबंकी और बदायूं में, ठीक है। बांसुरी उद्योग पीलीभीत, कांच का सामान फिरोजाबाद, काली मिट्टी का उद्योग आजमगढ़ और संगमरमर उद्योग आगरा। चलिए 33 प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ तिरंतकर दिए गए हैं, दूसरी तरफ प्रतीक दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब हम ऋषभ देव की बात करते हैं तो ऋषभ देव को बैल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अजीत नाथ की हम बात करेंगे तो हाथी से, पार्श्वनाथ की हम बात करेंगे तो नाग से, ठीक है। महावीर स्वामी को सिंह से। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? A 4 3 2 1, ठीक है। सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हैं उनके प्रतीक चिन्ह जो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, मैच द कॉलम के फॉर्म में यहाँ से प्रश्न बनता है। ऋषभदेव बैल, ठीक है। अजीतनाथ हाथी, ठीक है। संभवनाथ घोड़ा, यहाँ पे याद रखिएगा। इसके बाद आप याद रखिएगा सुपार्शनाथ स्वास्तिक, ठीक है। यहाँ पे चंद्र प्रभु चंद्रमा और पुष्पदंत यहाँ पर हो गए मगरमच्छ। चलिए, नेमिनाथ आप याद रखेंगे, शंख पेपर में पूछा गया है। पार्श्वनाथ नाग याद रखेंगे, महावीर सिंह, ठीक है। धर्मनाथ की हम बात करेंगे ब्रंजदर। एक काम करिए, इन 24 के जो प्रतीक चिन्ह है उनको एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि एक बार पेपर में यहाँ से प्रश्न बना था, और जब भी पेपर में प्रश्न बना रहता है तो उस टॉपिक को मत छोड़ के जाया करिए, ठीक है। क्योंकि आने वाले भी समय में यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो एक बार इसको आप पढ़िएगा जरूर। आपकी बुक में जहां से भी आप पढ़ रहे हैं दिया जरूर होगा। 34 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उत्तर मौर्य काल में वैष्णव और शैव जैसे ब्राह्मण संप्रदाय का उदय हुआ। उत्तर मौर्य काल में मतलब पोस्ट मौर्यन एरा की बात की गई है, ठीक है। लेटर मौर्यन एरा की बात की गई है। हाँ, तो इसमें ब्राह्मण सेक्ट में जैसे वैष्णविज्म और शैविज्म का उदय हुआ था, ये एकदम सही है, ठीक है। वैष्णव धर्म के जो लोग हैं वो विष्णु के उपासक है, ये तो सबको पता होगा। वैष्णव धर्म के जो लोग हैं वो किसके उपासक, वो विष्णु की करते हैं ना कि ब्रह्मा की करते हैं। उपासना विष्णु की करते हैं वैष्णव धर्म के। और शिव धर्म की अगर हम बात करेंगे, शैव धर्म की, तो शिव के उपासक हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? खाली एक होगा, ठीक है। ये एक आसान प्रश्न था। 35 प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे छत्रपति शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है? संत नामदेव को, संत तुकाराम को, समर्थ गुरु रामदास को, या फिर संत पुंडलिक को? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है आपका सी, समर्थ गुरु रामदास को। तो 35 का सी आपका सही उत्तर है क्लास। आज हमने 35 प्रश्नों को डिस्कस किया जो कि इंपॉर्टेंट है। जहां पे चीजों को एक्सप्लेन करने की जरूरत थी वहां पे मैंने एक्सप्लेन भी किया। हम नेक्स्ट टेस्ट में मिलेंगे फिर 35 या 40 प्रश्नों के साथ। हम इन प्रश्नों को बढ़ाएंगे जैसे जैसे आपकी परीक्षाएं आएंगी, ताकि मैक्सिमम रिवीजन हो सके, ठीक है। अगर किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ, कोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद।